एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है शिखर सिविल सर्विसेज हब में। तो आज हमारी पॉलिटी की है 5वीं क्लास और इसमें हम नागरिकता ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमने नागरिकता के बारे में पढ़ा था और नागरिकता के सारे आर्टिकल हमने पढ़ लिए थे। लेकिन नागरिकता किस किस आधार पे मिलती है, किस आधार पे आपको नागरिकता आपसे छीन ली जाती है, ये अभी हमें पढ़ना बाकी था। तो आज की क्लास में हम वही देखेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर घुमा के थोड़ा सा भी क्वेश्चन दिया प्रीलिम्स में तो नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो इसके लिए देखना जरूरी है ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उस दिन हमने कहा तक पढ़ा था, नागरिकता से संबंधित सारे आर्टिकल हमने पढ़ लिए थे। लास्ट में उसको मैं रिवीजन करवा दूंगी। तो अभी हम देखते हैं कि नागरिकता किस किस आधार पे दी जाती है। सॉरी, नागरिकता किस आधार पर दी जाती है? तो देखिए, नागरिकता जो होती है वो 5 आधारों पर दी जाती है। कौन कौन सा? ये 5 आधार आपको पता होना चाहिए। जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और अर्जित भूभाग। ठीक। जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और अर्जित भूभाग के आधार पे नागरिकता दी जाती है। और ये किसके तहत दी जाती है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा। इसमें कई बार संशोधन भी किया जा चुका है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि ये नहीं पूछता है, पूछता यहीं से है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बताती हूँ। फालतू चीजें पढ़ने से क्या फायदा, पढ़ो वही जो आए एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए, अब जन्म के आधार पे नागरिकता की क्या शर्तें हैं, ठीक है। तो जन्म के आधार पे नागरिकता लेने की 3 शर्त दी गई है। वो 3 शर्त क्या है? देखिए, इसको हटा देती हूँ एक बार, नहीं तो लिखना नहीं बनेगा। जन्म के आधार पे नागरिकता किस किस आधार पे मिलती है, कौन कौन सी शर्त रखी गई है? तो देखिए, 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक अगर कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है, अगर कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक। डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में अगर कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है, उसके माता पिता भले ही भारत के नागरिक ना हो, लेकिन उसने जन्म भारत में लिया है तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा, उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब दूसरी शर्त, जब संशोधन हुआ तो क्या कर दिया गया?
कि नहीं, अब कर दिया गया कि अगर कोई बच्चा 1987 के बाद और 2004 यहाँ एग्जैक्ट डेट बताओ तो 3 दिसंबर 2004, लेकिन 3 दिसंबर पूछा नहीं जाता है तो इसलिए उसको याद रखने का जरूरत नहीं है। ये यहाँ से यहाँ तक याद रख सकते हैं कि 1987 से और 2004 के बीच में अगर भारत में पैदा होता है, अगर भारत में उसका जन्म होता है, और उसके माता पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक है, तो उसे नागरिकता दी जाएगी, नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक। दूसरी बात, जब संशोधन किया गया तो उसमें ये कह दिया गया कि नहीं, अगर कोई बच्चा भारत में 1987 के बाद और 2004 के पहले पैदा होता है तो अगर उसका जन्म भारत में होता है तो उसे भारत की नागरिकता तभी दी जाएगी अगर जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तभी दिया जाएगा। इसमें एक शर्त और है, इससे आप लिख लीजिए, फिर उसको भी लिखवा देते हैं। अब हटा देते हैं इसे। इसमें 3 शर्तें रखी गई थी और तीसरी शर्त ये है, तीसरी बार जब संशोधन हुआ तो ये दूसरा शर्त रखा गया। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भारत के किसी लोग से शादी कर लेते थे और उनका बच्चा भारत में जन्म लेता था तो उसको भारत की नागरिकता देनी पड़ जाती थी। तो सरकार ने क्या किया, फिर से संशोधन किया और उसमें एक और शर्त ऐड कर दी। वो क्या थी कि पहला, जन्म भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय कोई एक भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। और तीसरी शर्त एक और रख दी गई, वो शर्त ये थी कि 1 साल के अंदर माता पिता में से कोई एक, देखिए जहाँ ये गलत हुआ है, ये मैं इसे सही कर देती हूँ। इसमें तीसरी बार में ये कहा गया कि नहीं, एक तो वो पहले भारत में जन्म लिया हो, जन्म भारत में हुआ हो, और तीसरी बार ये कह दिया गया कि जन्म के समय
माता और पिता दोनों भारत के नागरिक हों। माता और पिता दोनों भारत के नागरिक हों। दोनों भारत के नागरिक हों, तभी क्या होगा, जन्म के आधार पे नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो क्या शर्त थी? पहली शर्त, उसका जन्म भारत में हुआ हो। कब से कब तक माना गया? 26 जनवरी 1950 से 1987 तक। ठीक है, 1987 से 2004 के बीच में अगर उसने जन्म लिया है भारत में और उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो दे दिया जाता था। लेकिन तीसरी बार जब संशोधन हुआ तो क्या शर्त रख दी गई कि नहीं, उसका जन्म भारत में हुआ भी हो और उसके माता पिता दोनों जन्म के समय भारत के नागरिक हों। यानी कि अब दोनों को नागरिक होना पड़ेगा, तभी जन्म के आधार पे भारत में नागरिकता दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। आप लोग इसको लिख लीजिए। आप दूसरे पे बढ़ते हैं। चलिए अब इसे हटा देते हैं। अब दूसरा है वंश के आधार पे। वंश के आधार पे भी कुछ शर्तें रखी गई हैं। तो वंश के आधार पे क्या शर्त रखी गई है ये देख लेते हैं। वंश के आधार पे, आधार पर तो इसमें क्या शर्त रखी गई है देखिए, क्या हो, 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 के बीच में अगर कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे कैसे मिलेगी? तो देखिए, इसमें भी शर्त रखी गई है कि 26 जनवरी 1950 से 1992 तक अगर कोई व्यक्ति है जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ है तो वो भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई तभी करेगा जब उसके पिता जो हों, उसके पिता जन्म के समय क्या हो, पिता भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक हों। यानी कि अगर उसकी माँ उसके जन्म के समय भारत की नागरिक है तो उसे नहीं दिया जाएगा। पिता को भारत का नागरिक होना अनिवार्य था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से 1992 तक के बीच में। फिर ये शर्त बाद में हटा दी गई और उसके बाद ये शर्त रख दी गई कि नहीं, अगर कोई बच्चा भारत से बाहर जन्म लेता है तो उसके माता और पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ये संशोधन के आधार पर कहा गया था। संशोधन करके ये बताया गया, संशोधन के बाद। ठीक है, और यहीं पे तीसरी शर्त जो बाद में जोड़ा गया। ठीक, अब ये शर्त क्या रख दी गई कि नहीं, एक तो वो भारत से बाहर जन्म लिया है, वो उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, और तीसरी शर्त ये रख दी गई कि जन्म के 1 साल के अंदर जिस देश में उसका जन्म हुआ हो, जिस देश में उसका जन्म हुआ हो, उसका जन्म हुआ हो वहां के भारतीय दूतावास में
जाकर जानकारी दे। ठीक है, अब 3 शर्तें वंश के आधार पर क्या क्या रखी गई थी। एक तो 26 जनवरी 1950 से 1992 तक एक शर्त थी कि अगर कोई बच्चा वंश के आधार पर भारत में नागरिकता लेना चाहता है तो अगर इस बीच उसका जन्म भारत के बाहर कहीं हुआ हो तो उसके पिता अगर भारत के नागरिक हो तभी उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी, माँ के रहने पे नहीं दी जाएगी। लेकिन 1992 के बाद ये चेंज किया गया 2004 तक क्या था कि इसमें ये कहा गया कि नहीं, अगर उसका जन्म भारत से बाहर हुआ हो, और दूसरी शर्त ये रखी गई कि माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो तो उसको वंश के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन बाद में फिर से एक संशोधन किया गया, उसमें क्या बताया गया कि उसमें एक और शर्त जोड़ दी गई, ये कि एक बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर जिस देश में भी उसका जन्म हुआ हो वहां के भारतीय दूतावास में जाके जानकारी देनी है तभी। ठीक है, ये लिख लीजिए आप लोग। चलिए अब इसे हटा देते हैं। वंश के आधार पे भी आप लोग को समझ में आ गया। अब क्या बचा, पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा हमें नागरिकता कैसे मिलेगी। तीसरा माध्यम है पंजीकरण। पंजीकरण के द्वारा। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, मैं शॉर्ट में बताती हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। एक तो अवैध प्रवासी ना हो, अवैध प्रवासी ना हो। दूसरी शर्त भारतीय मूल का हो, भारतीय मूल, भारतीय मूल का हो। अभी मैं इन दोनों का मतलब समझाती हूँ आप लोगों को, पहले लिख लेती हूँ। ठीक, भारतीय मूल का हो। तीसरी शर्त पंजीकरण का आवेदन करने से, पंजीकरण का आवेदन करने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, भारत में निवास हो। चौथी शर्त 12 माह तक, पंजीकरण से पहले 12 माह तक निरंतर निवास रहा हो, निरंतर निवास रहा हो। पांचवी शर्त क्या थी, वह चल नहीं रहा है, दूसरा चेंज कर लेते हैं। वह अविभाजित भारत के बाहर अन्यत्र किसी देश का निवासी हो। देखिए इसमें क्या क्या है, पंजीकरण के द्वारा कैसे मिलेगा, तो पहली शर्त वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अवैध प्रवासी कौन नहीं होते हैं, जिनके पास पासपोर्ट और वीजा होता है उनको वैध माना जाता है, और जिनके पास ये दोनों चीजें नहीं होती उनको अवैध माना जाता है। ठीक, भारतीय मूल का हो, भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है,
पंजीकरण का आवेदन करने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, तब उसे भारत की नागरिकता पंजीकरण के द्वारा दी जाएगी। और 12 माह तक निरंतर निवास हो। इसका क्या मतलब है, यानी कि देखिए जिस दिन उसने पंजीकरण के लिए आवेदन किया उसके 7 साल पहले से उसका भारत में निवास होना चाहिए, लेकिन इस बीच वो भारत से बाहर आ जा सकता है। लेकिन पंजीकरण के जो 12 माह का निरंतर निवास हो, यानी कि 1 साल पहले तक, 1 साल के बीच में आज पंजीकरण मैंने कराया और अब पिछले 12 महीने मैं कहीं भी गई ना हो, यानी कि पूरे वो 12 महीने मैं भारत में ही रही हूँ, तभी मुझे पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। और वो विवादित भारत के बाहर अन्यत्र किसी देश का निवासी रहा हो। पहले अंग्रेज हम लोग को ले जाके कहीं भी काम करवाने के लिए अलग अलग देशों में ले जाते थे, तो वहां वही कह रहे हैं कि अविभाजित भारत के बाहर किसी भी देश की आप निवासी हो। तो ये शर्त है, आप लोग इसे लिख लीजिए। देखिए अब इसे हटा देते हैं, ठीक। इसमें एक और चीज है, ओसीआई कार्ड धारक जो है, ओसीआई कार्ड धारकों के लिए 7 वर्ष ना करके 5 वर्ष कर दिया गया है। जिनके पास ओसीआई कार्ड है, अगर उनको भारत की नागरिकता लेनी है तो 7 वर्ष के बजाय 5 वर्ष उनके लिए है, 5 वर्ष। ठीक, क्लियर दिख रहा है, 5 वर्ष है, ठीक। अब इसे हटा देती हूँ। अब आते हैं देशीकरण के द्वारा। देशीकरण के द्वारा, देशीकरण, इसके लिए भी क्या क्या शर्तें हैं नागरिकता लेने के लिए? तो इसमें भी बहुत सारी शर्त हैं। क्या? पहली शर्त, जिस देश का वो निवासी है वहां भी, यानी कि अगर कोई इंग्लैंड का निवासी भारत में देशीकरण के द्वारा नागरिकता लेना चाहता है, तो अगर इंग्लैंड में भी भारत के लोगों को देशीकरण के द्वारा नागरिकता दी जा रही होगी तभी दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। तो जिस देश का हो वहां भी भारतीय लोगों को देशीकरण द्वारा नागरिकता दी जाती है, नागरिकता दी जाती हो। ठीक है, एक शर्त ये है। दूसरा क्या है, वही 12 माह तक निरंतर रहा हो, 12 माह तक भारत में निरंतर रहा हो। भारत में नागरिकता अप्लाई जिस दिन उसने किया है उसी दिन उसने उस देश की नागरिकता को त्याग दिया है। तो नागरिकता का आवेदन करने पर उस देश की नागरिकता को त्याग दी, उस देश की नागरिकता को
त्याग दे। ठीक है, अभी मैं इसे अच्छे से समझाती हूँ, सारे पॉइंट बता देती हूँ, क्योंकि सारे पॉइंट ये बुक से आप पढ़ेंगे ना तो बहुत कठिन लगेगा, बहुत उलझन होती है समझने में, इसलिए जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप लोग लिख लो। ठीक है, और 14 वर्ष नागरिकता के लिए अप्लाई करने से 14 वर्ष पूर्व नागरिकता के लिए आवेदन करने से पूर्व आवेदन करने से पूर्व 14 वर्ष तक भारत में उसका निवास हो, उसका निवास हो। देखिए, और यहाँ पे भी ये कम से कम 11 वर्ष। अब आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 12 माह, 14 वर्ष और 11 वर्ष का क्या मतलब है। देखिए, अगर कोई देशीकरण के द्वारा नागरिकता लेना चाहता है भारत में, तो पहला उस देश के नागरिक को ही दिया जाएगा जिस देश में भारतीयों को भी देशीकरण के द्वारा नागरिकता दी जा रही है। ठीक, पहली शर्त। दूसरी शर्त कि जिस दिन उसने नागरिकता के लिए अप्लाई किया हो उस दिन उस देश की नागरिकता उसने त्याग दिया हो। ठीक, ये रही दूसरी शर्त। 12 माह तक निरंतर रहा हो, यानी कि नागरिकता अप्लाई करने से 12 माह पहले तक वो निरंतर भारत में रह रहा हो। ये हो गई तीसरी शर्त। ये 14 वर्ष का क्या है कि अगर किसी को देशीकरण के द्वारा भारत में नागरिकता चाहिए तो कम से वो नागरिकता अप्लाई करने से 14 वर्ष पहले से भारत में उसका निवास हो, लेकिन उस बीच वो भारत से बाहर आ जा सकता है। और अगर वो भारत से बाहर आया और गया है तो कुछ दिन तो वेस्ट हुए ही होंगे उसके। तो ये माना गया है कि कम से कम इन 14 वर्ष में से 11 वर्ष वो भारत में ही रहा और नागरिकता अप्लाई करने से 12 महीने से वो निरंतर भारत में रहा, तभी उसको देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। इसमें कुछ और पॉइंट है, आप लोग इसे लिख लो, फिर मैं बताती हूँ। अब हटा देती हूँ, इसके और पॉइंट बताते हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसके सारे पॉइंट बताने में टाइम तो लगेगा ही। देखिए, अब क्या हो, उसका चरित्र अच्छा हो, उसका चरित्र अच्छा हो और 8वीं अनुसूची में दिए गए भाषा का ज्ञान हो, दिए गए भाषा का ज्ञान हो। ठीक है, 8वीं अनुसूची में दिए गए भाषा का ज्ञान हो। और ये कहा गया है कि अगर देखिए, अगर वो भारत सरकार के किसी सेवा में हो तो भारत के बाहर भी रह सकता है, लेकिन सेवा में होना चाहिए, या भारत के अंदर उसका निवास हो, तो वो 14 वर्ष तक माना गया है। तो देखिए क्या है, इसमें मैं इसको सही से क्लियर कर देती हूँ। इन 14 वर्ष में अगर वो भारत में रहा हो, या तो उसका भारत में निवास हो या वो भारत सरकार की सेवा में हो। अगर वो भारत सरकार की सेवा में है तो देश के अगर बाहर भी है
तो वो भी देश के अंदर ही काउंट होगा। ठीक है, तो ये भी एक शर्त थी। और उसके बाद ये कहा गया है कि ये सारी शर्तें खत्म कर दी जाएंगी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको क्या है, ये नोट में लिख लीजिए आप लोग, नोट डाल के वहां लिखिएगा। ये सारी शर्तें खत्म कर दी जाएंगी अगर कोई व्यक्ति विज्ञान, कला, दर्शन, साहित्य, विश्व शांति तथा मानव उन्नति का प्रख्यात ज्ञाता हो। अगर कोई व्यक्ति विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, दर्शन, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति के क्षेत्र में प्रख्यात ज्ञाता है तो ये सारी शर्तें हटा दी जाएंगी, उसे भारत की नागरिकता देशीकरण के द्वारा प्रदान कर दी जाएगी। आप लोग से अब क्वेश्चन ये है कि आप लोग को ये पता करके बताना है कि किस व्यक्ति को, एक व्यक्ति का आपको नाम बताना कि किस व्यक्ति को इसके तहत भारत की नागरिकता दी गई है। आप लोग ये क्वेश्चन पता करके गूगल करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक, अब ये हटाते हैं। अब हमारी 5वीं शर्त पे आ जाते हैं। पांचवी शर्त क्या है? अधिग्रहित क्षेत्र। अधिग्रहित क्षेत्र। तो इसमें लिखवाने की क्या जरूरत है, मैं बता देती हूँ। देखिए, जिस दिन भारत अगर किसी क्षेत्र का अधिग्रहण करता है उसी दिन से उस देश के जितने भी नागरिक होंगे, उस क्षेत्र के जितने भी नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, अधिग्रहित क्षेत्र का मतलब क्या है? जिस दिन भारत सरकार ने अगर किसी भूमि पर अपना अधिकार किया है तो वहां के रहने वाले लोग उस दिन से ही भारत के नागरिक माने जाएंगे, जिस दिन से भारत ने वहां पे अधिकार किया है। ठीक है, ये अधिग्रहित क्षेत्र हो गया। तो आप लोग फटाफट लिख लो। चलिए, अब देखते हैं नागरिकता से वंचित कैसे किया जा सकता है, नागरिकता छीन कैसे दी जाती है। नागरिकता से वंचित कैसे किया जाता है? या लिख सकते हैं नागरिकता से बर्खास्त कैसे होंगे। तो पहला ये है कि आपने खुद ही भारत की नागरिकता को स्वतः ही नागरिकता त्याग दिया है और किसी अन्य देश की नागरिकता आपने ग्रहण कर लिया। अपने मन से आपने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया तो वो स्वतः में आता है कि आपने खुद छोड़ा है। दूसरी कि आपको नागरिकता से बर्खास्त कर दिया गया है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ली है तो आपकी भारत की नागरिकता को बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और तीसरी शर्त ये है कि अगर आपने कोई गलत काम किया है या नागरिकता को गलत तरीके से लिया है तो आपकी भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो अब ये शर्त भी लिख लेते हैं। चलिए 1 मिनट, ये कटर थोड़ा डाल दें। हो सकती है आपकी। पहले स्वैच्छिक त्याग। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 18 प्लस का हो चुका है और उसने अपने मन से अपनी नागरिकता को छोड़ दिया हो, ऐसा व्यक्ति जो 18 प्लस हो गया हो,
उसने अपने मन से भारत की नागरिकता त्याग दिया हो। एक मिनट रुकिएगा, कुछ जा रही है गाड़ी में, उसकी आवाज आ रही है। चलिए चलेगा। दूसरी, बर्खास्त कर दी जाए। बर्खास्त कर दिया जाए, इसका क्या मतलब है? अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश में भारत का नागरिक रहते हुए, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक रहते हुए किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? स्वतः ही बर्खास्त हो जाएगी। ठीक है। और तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त में बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको हटा के फिर मैं लिखती हूँ। आप लोग लिख लिए होंगे ना? लिख तो लिए होंगे, फटाफट लिखा करो। नागरिकता तीसरा है, वंचित कर दिया जाएगा। वंचित कर दिया जाएगा। अब इसका क्या अर्थ है? तो इसे सरकार छीन लेती है कि आप भारत के नागरिक रहने के काबिल नहीं है, तो आपको भारत की नागरिकता वापस ले ली जाती है। और वो किस किस आधार पर ली जाती है, वो आधार देखते हैं। तो पहला, उसने नागरिकता ही गलत तरीके से लिया हो। नागरिकता को फर्जी तरीके से लिया हो। फर्जी तरीके से लिया हो। चल रहा है। दूसरा, संविधान का अनादर किया हो। संविधान का अनादर किया हो। अनादर किया हो। तीसरा, अगर उसने देशीकरण या पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ली है, पंजीकरण या देशीकरण द्वारा ली गई नागरिकता में अगर उसे 5 वर्ष के भीतर, अगर उसे 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश में 2 वर्ष की सजा हो जाए, भीतर किसी अन्य देश में 2 वर्ष की सजा हो जाए, 2 वर्ष की सजा हो जाए, तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। सॉरी, उसकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, सरकार उससे नागरिकता वापस ले लेगी। चौथी शर्त ये है हाँ, कि अगर किसी देश से युद्ध हो रहा है,
किसी अगर ऐसे लिख लेते हैं, अगर शत्रु देश से युद्ध के समय कोई गैर कानूनी कलर चल नहीं रहा है ना, कोई गैर कानूनी संबंध स्थापित हो, गैर कानूनी संबंध या कुछ भी जानकारी देश के बारे में दिया हो, संबंध स्थापित किया हो, यानी कि अपने देश की जानकारी शत्रु देश को दिया हो। ठीक है, एक शर्त इसमें ये एक और है कि यहीं पे लिख देती हूँ नीचे, 7 वर्ष तक वह देश से बाहर रहा हो, देश से बाहर रहा हो। ठीक है, तब भी उससे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। क्या क्या शर्त है वंचित में? पहला, उसने नागरिकता अगर फर्जी तरीके से लिया है तो भारत सरकार उसे नागरिकता वापस ले लेगी। दूसरा, अगर युद्ध के समय शत्रु देश के साथ उसने कोई बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन उसको दे दिया हो या कोई गैर कानूनी तरीके से उससे संबंध स्थापित किया हो तो वो उसकी नागरिकता से उसको वंचित कर दिया जाएगा। तीसरी, अगर वो पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा उसको नागरिकता मिली है और अगर किसी अन्य देश में 5 वर्ष के अंदर तक उसे 2 वर्ष की सजा होती है तो उसकी नागरिकता से उसको वंचित कर दिया जाएगा। ठीक, अगर वो 7 वर्ष तक अपने देश में ही ना आए, यानी कि भारत में ना आए, तो उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। अगर उसने संविधान का अनादर किया हो तब भी उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो आप लोगों ने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बताना, मैं इसे दोबारा बता दूंगी, लेकिन उसके पहले इस वीडियो को 2 बार देखना ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये बात आप लोग बुक से पढ़ेंगे ना तो बहुत ही कठिन लगेगा, इसीलिए जो पॉइंट मैंने बताया है ना उसको आप याद रखना। प्रीलिम्स में ये पॉइंट अगर दे दिए जाते हैं ना तो बहुत सारे स्टूडेंट से गलत हो जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे। और वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए और पसंद आए तो शेयर भी कर दिया करिए। राधे राधे।